बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साद अब्दुल्ला मखदूम है और मैं अपने चैनल फ़िज़िक्स लर्निंग से आपसे मुखातिब हूँ। ये लेक्चर हमारी लेक्चर सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है और कुछ थोड़ी बहुत लेक्चर अपलोड करने में डिले हुई है। उसमें कुछ पर्सनल मसरूफियात थी जिसकी वजह से लेक्चर जो है वो थोड़ा सा डिले हुआ है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स वगैरह में अपनी राय का इज़हार किया है। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है कि इस तरह से लेक्चर सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। और कुछ ऑब्ज़र्वेशंस ये भी आई हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछ रहे थे कि आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं। तो और कुछ ऑब्ज़र्वेशंस ये भी थी कि लेक्चर जो है वो काफ़ी लेंथी हो रहा है, तो थोड़ा इसको शॉर्ट करें। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने ये सोचा है कि एक तो हम नेक्स्ट जो भी डिस्कशन किया करेंगे वो बुक से किया करेंगे, डायरेक्ट जो जेविट एंड सर्वे की बुक है वहाँ से हम डिस्कशन किया करेंगे। और दूसरा ये है कि उसमें हमें लिखना भी नहीं पड़ेगा ज़्यादा, तो लिखने का टाइम जो है वो हमारा डिस्कशन के लिए जो है वो सेव हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी से। लास्ट टाइम कुछ इसके ऊपर डिस्कशन की थी, लेकिन कुछ कमेंट्स में मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इसको दोबारा एक्सप्लेन किया जाए, तो इसको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो है ये आपके पास जो रेस्ट एनर्जी होती है न्यूक्लियस की, हमें पता है कि जब भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर न्यूक्लियस को बनाते हैं तो जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो इंडिविजुअल उनका मास होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो वो जो एक्स्ट्रा मास होता है वो आपके पास चला जाता है बाइंडिंग एनर्जी में, यानी कि वो मास जो है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में और वो एनर्जी रिलीज़ होती है जब आपके पास न्यूक्लियस बन रहा होता है। और बाइंडिंग एनर्जी को एक और तरह से भी हम बता सकते हैं, द एनर्जी दैट मस्ट बी एडिड टू अ न्यूक्लियस टू ब्रेक इट अपार्ट इनटू कंपोनेंट्स। यानी कि आपने अगर न्यूक्लियस को तोड़ना है तो आपने उतनी एनर्जी जो है वो उसको प्रोवाइड करनी है जितनी वो रिलीज़ करके न्यूक्लियस जो है वो फॉर्म हुआ था। तो इससे हम एक चीज़ और भी बता सकते हैं कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जिस न्यूक्लियस की ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा और जिसकी कम होगी तो वो कम होगा। तो ये एक छोटी सी डिस्कशन थी और उसके साथ हमारे पास ये बाइंडिंग एनर्जी के लिए फार्मूला है, ये वेल नोन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं, कह लें कि जो न्यूक्लियन जो मिलके बना रहे हैं न्यूक्लियस को, और यहाँ पे ये मास जो है ये आपके पास न्यूक्लियस का है, तो उसका हमने डिफरेंस लिया और उसको हमने सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद इसमें डिस्कस करने वाली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके पास है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उसमें आपके पास इंटरव्यू में भी इसमें से पूछा जाता है, इसमें टेस्ट में भी क्वेश्चन जो है ना वो आ जाते हैं। तो उसकी जो बेसिक एक दो ऑब्जर्वेशन हैं उसको हम देखेंगे, बाकी डिटेल इसको हम जो है वो जब मॉडल्स को डिस्कस कर रहे होंगे तो तब करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टार्ट में बाइंडिंग एनर्जी कम है आपके पास और आहिस्ता आहिस्ता ये बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। और एक बात आपने माइंड में रखनी है कि ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है आपके पास। तो और इसमें कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पे आपके पास आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ पीक्स आती हैं। यहाँ पे ये जो रीजन है यहाँ पे आपके पास पीक्स भी आ रही हैं। तो ये पीक्स जो हैं ये बेसिकली मैजिक नंबर्स हैं। ये मैजिक नंबर इस तरह इसलिए हम इनको कहते हैं कि मैजिक से मुराद है कि जो चीज़ समझ ना आने वाली हो, यानी जो ट्रेंड से हट के हो। तो यहाँ पे ये ट्रेंड से हटता इसलिए है कि यहाँ पे हमारे पास जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो शेल्स में फिल हो जाते हैं। जब उनकी फिलिंग होती है शेल्स के अंदर, तो कुछ शेल्स में आपके पास न्यूक्लियॉन जब फिल होते हैं तो वो शेल कंप्लीट हो जाता है, कुछ में जो है वो आपके पास शेल जो है इनकम्प्लीट रहता है। तो इनकम्प्लीट शेल में से आपको पता है कि न्यूक्लियॉन्स को निकालना आसान होता है, न्यूक्लियस को तोड़ना आसान होता है। तो इसलिए वहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी कम है और जहाँ पे शेल्स कंप्लीट है वहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी एकदम से आपके पास ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी के जो ट्रेंड्स हैं इनको तो हम मॉडल्स में देखते हैं, लेकिन एक बेसिक जो है इसका एक फैक्ट है कि बाइंडिंग एनर्जी में हम इस बाइंडिंग एनर्जी को यूज़ करते हुए फिशन और फ्यूजन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी कम होती है तो ये पोर्शन जो है ये फिशन फ्यूजन का होता है। यहाँ पे लो बाइंडिंग एनर्जी के जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो मिलके तो यहाँ पे आपके पास हैवियर न्यूक्लियाई बनाते हैं। और यहाँ पे ये जो पोर्शन एंड पे है इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो आपके पास ये पोर्शन जो है जी, यहाँ पे इस पोर्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट करता हूँ।
न्यूक्लियाइज हैं वो जो है वो आपके पास ये पोर्शन जो है ये फिशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हेवियर न्यूक्लियाइज जो हैं यहाँ पे ब्रेक होते हैं और वो लाइटर यानी कि कम मैस वाले न्यूक्लियाइज में कन्वर्ट होते हैं और उनका जो डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी है बेसिकली वो आपको एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी वहाँ पे वो रिलीज़ होता है। जी, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो ये डिस्कशन है इसको आप देख लीजिएगा, न्यूक्लियर मॉडल्स की डिस्कशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपके पास मॉडल है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को बताने के लिए वो आपके पास लिक्विड ड्रॉप मॉडल है। इसकी डिस्कशन हम कुछ थोड़ी बहुत पहले लेक्चर में कर चुके हैं। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल बेसिकली इस तरह से है कि जैसे एक वाटर का लिक्विड होता है उसको आप अगर करीब से उसको ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे होते हैं और इस तरह से उनके अंदर एजिटेशंस हो रही होती हैं। तो सेम यही जो है वो कंसेप्ट यूज़ करके उन्होंने न्यूक्लियस को एक्सप्लेन किया था कि न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो उसी तरह से मॉलिक्यूल्स की तरह आपस में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो उसी की बेसिस पे उन्होंने यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी को एक्सप्लेन किया था। ये वॉल्यूम इफ़ेक्ट है, इसको हम डिटेल में देख चुके हैं पहली वीडियो में, तो इसको मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद आपके पास शेल मॉडल है। शेल मॉडल में भी आप देख सकते हैं कि इस पर डिस्कशन हम कर चुके थे कि हमारे पास जहाँ पे कंप्लीट शेल्स होते हैं तो वहाँ पे आपके पास जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको निकालना जो है वो मुश्किल होता है और जहाँ पे शेल्स जो हैं वो इनकम्प्लीट होंगे वहाँ पे उनको निकालना आसान होगा। तो इसी वजह से हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी है उसके अंदर हमारे पास पीक्स आती हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व के अंदर, कहीं पे एकदम से जो है वो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये मैजिक नंबर्स की भी उसने बात की हुई है। ये यहाँ पे आप देखें देयर इज़ एविडेंस फॉर रेगुलरली स्पेस्ड पीक इन द डाटा दैट आर नॉट डिस्क्राइब्ड बाय सेमी इंपेरिकल बाइंडिंग एनर्जी फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि यहाँ पे हमारे पास रेगुलरली स्पेस्ड पीक्स होती हैं और ये एक तरह से हमें आप इसको न्यूक्लियर एनर्जी स्पेक्ट्रम के साथ आप रिलेट कर सकते हैं कि जिस तरह एनर्जी लेवल जो होते हैं वो फील्ड होते हैं, तो उस तरह से आप देख सकते हैं कि कुछ जो है वो एटॉमिक नंबर के बाद आपके पास एकदम से जो है वो पीक आ रही है और कुछ के बाद फिर वो कम हो रही है। तो यही चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डिस्कशन में रेडियो एक्टिविटी है जो कि हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियर फिज़िक्स में। तो एक चीज़ आप नोट करेंगे कि मेरा जो लेक्चर के अंदर डिस्कशन है वो लिमिटेड होती जा रही है टॉपिक्स पे, क्योंकि ये भी फीडबैक आया है कि आप ज़्यादा डीप ना जाएं एक टॉपिक को, कि आप उसको बहुत ज़्यादा जो है वो स्टडी करना शुरू कर दें, बस आप उसकी मेन चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करें। तो हम भी इस तरह कर रहे हैं कि जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो रेडियो एक्टिविटी आपको पता है कि जब भी कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो रिलीज़ करता है। इसकी यहाँ पे डेफिनेशन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय यूरेनियम वाज सून टू बी कॉल्ड रेडियो, यानी सबसे पहले यूरेनियम जो है वो डिस्कवर हुआ था एज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब रेडियो एक्टिविटी में हमारे पास कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़हन नशीन करने के लिए ज़रूरी हैं कि रेडियो एक्टिव प्रोसेस जो है ये रैंडम होता है, ये स्पॉन्टेनियस होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कहें कि हम खुद से रेडियो एक्टिविटी करवा सकते हैं, या हम ये नहीं कह सकते कि ये इस वक्त होगा, यानी ये रैंडम प्रोसेस है, इसका कोई टाइम नहीं है कि हम कहें कि एक अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हमने 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए कहीं पे कंटेन किया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ पे डिके करेगा। तो उसमें आपके पास जो है वो पॉसिबिलिटी है कि वो डिके करे या ना करे। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये आप देख सकते हैं। इसमें अल्फ़ा बीटा और गैमा जो रेडिएशंस हैं उनको बताया हुआ है कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है, आप देख सकते हैं इसको। गामा रेज जो हैं वो बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाती हैं और बीटा और अल्फ़ा जो हैं वो एक पॉजिटिवली चार्ज है एक नेगेटिवली है, तो वो अपोजिट साइड पे आपके पास जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। ये यहाँ पे इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। dN/dt इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इंटू एन, ये आपको बताती हैं कि किस तरह से जो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स हैं वो डिके हो रहे हैं टाइम के साथ साथ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि dN/dt प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के साथ और उसके साथ एक चीज़ है n। तो इसका मतलब है कि जितने न्यूट्रॉन्स या जितने न्यूक्लियॉन्स अवेलेबल हैं उस टाइम पे उसके प्रोपोर्शनल होगा कि ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे तो ज़्यादा डिके रेट होगा और कम न्यूक्लियॉन्स होंगे तो डिके रेट जो है वो
कम होगा। उसके बाद आपके पास लैम्डा को डिफ़ाइन करवाया हुआ है कि ये डिके कांस्टेंट है, तो ये चीज़ आपको माइंड में होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डिके रेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इसको आप देख लें। डिके रेट जो है वो नंबर ऑफ़ डिकेज़ पर सेकंड है, यानी कि आपने ये देखना है कि एक टाइम के अंदर कितने जो है वो आपके पास जो न्यूक्लियाई हैं वो डिके किए हैं। तो यहाँ पे आपके पास dN/dt है, जितने ज़्यादा न्यूक्लियाई होंगे उतना ज़्यादा ये रेट ज़्यादा होगा। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम इसका मॉड लेते हैं तो हमारे पास ये लैम्डा n के बराबर आता है, और लैम्डा n नॉट को अगर हम r नॉट कह देते हैं तो यहाँ पे r नॉट जो है ये इनिशियल रेट आप कह लेंगे, रेट एट टाइम इक्वल टू 0, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल डिके आ रहा है। उसके बाद आपके पास हाफ़ लाइफ की डेफिनीशन है। तो यहाँ पे हाफ़ लाइफ में बहुत सारे जो हैं वो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हाफ़ लाइफ क्या चीज़ है, और इसमें हम मतलब ये समझते हैं कि पता नहीं पूरे ही जो न्यूक्लियाइज हैं वो सारे ही डिके कर जाएंगे या वो किस तरह से बिहेव करेंगे। तो हमें देखना है कि हाफ़ लाइफ वो टाइम है जिसके दौरान आधे जो न्यूक्लियाई हैं वो डिके कर जाते हैं, ठीक है। यानी अगर आपके पास 100 न्यूक्लियाई अवेलेबल हैं तो उसमें से 50 जो न्यूक्लियाई हैं वो डिके कर जाएंगे। और डिके करने का मतलब ये नहीं है कि वो डिकम्पोज हो जाएंगे। आपने कभी भी ये नहीं समझना कि न्यूक्लियस जो है वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि आपको पता है वो मैटर से बना है और मैटर कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि आपके पास जो हाफ़ लाइफ गुजरने के बाद आधे न्यूक्लियाई जो हैं वो डिके करके किसी और न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर वो यूरेनियम था तो वो कोई और प्लूटोनियम बन जाएगा, या इस तरह से कोई और किसी और न्यूक्लियस में वो कन्वर्ट होते जाएंगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे रिलेशन है, ये आप देख सकते हैं, ये अक्सर आपका जो है वो MCQs वगैरह में यूज़ हो रहा होता है। लैम्डा इंटू टी 1/2 इजकल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये आपने याद रखना है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास रेडियो एक्टिविटी को हमने डिटेल में अब देखना है कि इसमें हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। ये आप देख सकते हैं डिके प्रोसेसेस में अल्फ़ा डिके है, बीटा डिके और गामा डिके है। तो इसको हम जो है वो अल्फ़ा, बीटा और गामा को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। उनके जो मेन कंसेप्ट्स हैं उनको हम देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें से मोस्टली MCQs आते हैं और वो थोड़े कंसेप्चुअल टाइप होते हैं। तो अल्फ़ा डिके जो है इसमें आपके पास जो भी आपके पास एक्साइटेड न्यूक्लियस होगा उसमें से एक हीलियम का न्यूक्लियस जो है ना वो निकलेगा, ठीक है। और उसके जो ए है, जो उसका मैस नंबर है उसमें भी 4 का फ़र्क आएगा, और उसका जो प्रोटॉन नंबर है उसमें भी 2 का फ़र्क आएगा। अब ये इसकी यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं, और ये उसकी क्यू वैल्यू है, ये भी आप देख सकते हैं कि जो डॉटर और पेरेंट न्यूक्लियाई के मैस का फ़र्क होता है उससे हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अल्फ़ा डिके के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो समझने की है वो ये है कि अल्फ़ा डिके जो है ये टनलिंग प्रोसेस से होता है। यानी कि अगर मैं आपको कहूँ कि अल्फ़ा डिके में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है बताने के लिए, तो वो आपने ये देखना है कि अल्फ़ा डिके जो है बेसिकली थ्रू टनलिंग हमारे पास ये हमें मिलता है। यहाँ पे आप देखें ये उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी कर्व एक उसने बनाई है, और उसमें वो बता रहा है कि किस तरह से आपके पास जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो बेसिकली बाउंड होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये R जो है ये न्यूक्लियस रेडियस है, तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि उसकी एनर्जी जो है वो आपके पास कम है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो रीजन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रीजन आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी एनर्जी जो है वो नेगेटिव है अल्फ़ा पार्टिकल की। तो नेगेटिव एनर्जी का मतलब है कि बेसिकली वो बाउंड स्टेट में है, तो यहाँ से उसको एनर्जी मिलेगी थ्रू थर्मल एजिटेशंस, तो वो इस बैरियर को क्रॉस करके, तो ये आप देख सकते हैं R ग्रेटर देन R से वो यहाँ पे आएगा, तो उसकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ देखनी है कि अल्फ़ा डिके जो है इसमें कंसेप्चुअल क्या क्या चीज़ें हैं। अल्फ़ा डिके बेसिकली एक आप ये तो हमने समझ लिया कि वो टनलिंग के थ्रू होता है, यानी कि टनलिंग का एक कह लें कि प्रोसेस है जिसमें आपको पता है क्वांटम मैकेनिकली अगर किसी पार्टिकल की एनर्जी कम है वो बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, तो क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि वो उस बैरियर में से टनल कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है वो यहाँ पे आती है, और वो डिस्कशन जो है आपके पास इसकी एनर्जी की है, ठीक है। एनर्जी और हाफ़ लाइफ की जो है वो डिस्कशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अगर हाफ़ लाइफ जो है
हाफ़ लाइफ क्यों आती है, यानी कि उसको डिके करने में उतना टाइम क्यों लगता है, क्योंकि बेसिकली वो बैरियर के साथ अटैच्ड है, तो उसको बैरियर से वो निकलने की कोशिश कर रहा होगा और उसी कोशिश में उसका टाइम जो है वो लग रहा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे डिस्कशन ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हाफ़ लाइफ ज़्यादा है, आप देख सकते हैं तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो कम है, यहाँ पे 4.20 MeV है, और जब एनर्जी ज़्यादा है तो आपके पास हाफ़ लाइफ कम है। तो ये एक ऑब्वियस चीज़ है कि आपके पास उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो जल्दी ही उस बैरियर को क्रॉस करके निकल आएगा, अगर उसकी एनर्जी कम होगी तो उसको बैरियर को क्रॉस करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये इसके अंदर बेसिक चीज़ है। इसके बाद एक चीज़ हमारे पास जो इसमें ज़रूरी है वो ये है कि हमने ये देखना है कि इसकी एनर्जी स्पेक्ट्रम किस तरह का होता है। तो यहाँ पे बीटा डिके को डिस्कस करने से पहले मैं ज़रा यहाँ पे इसके एनर्जी स्पेक्ट्रम को थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्राफ बना हुआ है हमारे पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जीज हमारे पास डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब ये है कि इसमें कोई किसी किस्म की कंटिन्यूस जो है वो क्या कहते हैं, कंटिन्यूस बिहेवियर नहीं है। अब डिस्क्रीटनेस क्यों आती है, हमने देखा है कि जो जब वो बैरियर को क्रॉस कर रहा होगा बेसिकली, तो वो जो बैरियर जिसके अंदर वो ट्रैप होगा वो एक वो वेल डिफाइंड बैरियर होगा, यानी कि उसमें हम कह सकते हैं कि क्वांटा ऑफ एनर्जी होगा जो उसको चाहिए होगा वहाँ से निकलने के लिए। अब हम फिर ये देखते हैं कि इसमें जी डिफरेंट एनर्जीज़ क्यों हैं। हाँ, डिफरेंट एनर्जीज़ इसलिए हो सकती हैं कि ये डिपेंड करता है उसके लाइफ टाइम पे। अगर लाइफ टाइम कम है तो आपके पास ज़्यादा एनर्जी का जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल इमिट होगा, और अगर लाइफ टाइम जो है वो आपके पास ज़्यादा तो कम एनर्जी का जो अल्फ़ा पार्टिकल इमिट होगा। उसके बाद हमारे पास बीटा डिके है, इसमें भी हमने इसी तरह इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हमने डिस्कस करना है, जो ज़रूरी हैं, जो कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं उनको हमने देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीटा डिके की यहाँ पे इक्वेशंस वगैरह लिखी हुई हैं, और इसके साथ उसने लिखा हुआ है कि इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसने यहाँ पे इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। उसकी वजह एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको जो है वो बीटा पार्टिकल का जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है वो एक दफ़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्पेक्ट्रम है हमारे पास, ये हमारे पास बीटा पार्टिकल की एनर्जी का स्पेक्ट्रम है, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये कॉन्टीन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम है, यानी कि कॉन्टीन्यूस एनर्जी के बीटा पार्टिकल्स जो है ना वो इमिट हो रहे हैं, किसी की कोई वेल डिफाइंड एनर्जी नहीं है, यानी कि किसी की एनर्जी कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी की उससे ज़्यादा है, फिर उससे कम है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो कोई वेल डिफाइंड हमारे पास पार्टिकल जो है वो इमिट नहीं हो रहे हैं। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन हम कर सकते हैं इस चीज़ के साथ कि हमारे पास ये इनकम्प्लीट क्यों है। बेसिकली होता ही है कि जब भी बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो उसके साथ हमारे पास एक न्यूट्रिनो इमिट होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंप्लीट एक्सप्रेशन उसने लिखा हुआ है, साथ मेंशन किया हुआ है। ये इसीलिए उसने मेंशन किया हुआ है कि हम लोगों का इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो है वो एंटी न्यूट्रिनो जो है वो इसके साथ है। अब ये एंटी न्यूट्रिनो जो है ये बेसिकली उस एनर्जी को कंपनसेट करता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक दफ़ा बीटा डिके हुआ तो कोई और एनर्जी आई, फिर बीटा डिके हुआ तो कोई और एनर्जी आई। तो ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमारे पास जो वो एनर्जी का फ़र्क है, जो एनर्जी का डिफरेंस है, वो आपके पास यहाँ पे जो न्यूट्रिनो है या एंटी न्यूट्रिनो है, डिपेंड करता है कि बीटा नेगेटिव इमिट हो रहा है या बीटा पॉजिटिव इमिट हो रहा है। तो यहाँ पे न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो जो है वो मिल के उस चीज़ को कंपनसेट करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि न्यूट्रिनो इमिशन क्यों होती है। और उसके साथ साथ न्यूट्रिनो इमिशन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर को भी जो है वैलिडेट करती है। ये इंशाल्लाह जब हम पार्टिकल फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे। और इसकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ये है कि जो एनर्जी का फ़र्क आता है उसको बेसिकली न्यूट्रिनो जो है कंपनसेट कर रहा होता है। अब एक और बात हमने ये पढ़नी है कि बेसिकली बीटा पार्टिकल जो है अगर हम उसको कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन है तो वो आता कहाँ से है? वो आता हमारे पास न्यूट्रॉन जो है बेसिकली वो कन्वर्ट हो रहा होता है एक प्रोटॉन में, और साथ उसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो आ रहा होता है। ये बात समझने की है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर रिज़ाइड नहीं करता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये हमारे माइंड में होना चाहिए कि न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर कभी भी रिज़ाइड नहीं करता। और ये रिज़ाइड क्यों नहीं करता है, इसमें हम डिफरेंट इसकी वजूहत बता सकते हैं। वो जब इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में किसी और टॉपिक में, जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे उसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हम ये बताएंगे कि जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रिज़ाइड क्यों नहीं करता। उसके बाद यहाँ पे आपके पास और टॉपिक्स भी हैं। ये कार्बन डेटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इंटरव्यूज़ में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसका आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि बेसिकली हम कार्बन 14 टू कार्बन 12 रेशो जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज़म की कैलकुलेट करते हैं। तो अगर वो ऑर्गेनिज़म डेड है तो उसमें ये होता है कि कार्बन 14 चूँकि डिके करती है, कार्बन 12 जो है वो स्टेबल है, तो कार्बन 14 डिके करती है तो उसकी रेशो जो है वो कम होती जाती है टाइम के साथ, और वहाँ उसकी रेशो कितनी कम हुई है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस जानदार को मरे हुए कितना अर्सा हुआ है। यानी जब तक वो ज़िंदा है तब तक वो कार्बन 14 इनहेल कर रहा होता है इन्वायरमेंट से, और जैसे ही वो मर जाता है तो उसके बाद आपके पास कार्बन 14 जो है वो उसकी रेशो कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने देखना है। उसके बाद हमारे पास गैमा डिके है। ये एक बड़ा आसान सा टॉपिक है। इसमें हमने सिर्फ ये कोई किसी किस्म का मैस नंबर या किसी किस्म का प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं होता। बस आपके पास क्या होता है, जो न्यूक्लियस एक्साइटेड होता है वो उसमें से एक गैमा रे निकलती है और वो अपनी ग्राउंड स्टेट में चला जाता है। तो चलें जी, आज का लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे। और ये आपको किस तरह का लगा है ये लेक्चर, इसमें भी आपने राय देनी है, क्योंकि आप लोगों की राय से ही चीज़ें इम्प्रूव होनी है। तो अगर आप लोगों को ये मेथड अच्छा लगा है तो हम इस तरह से जो है वो लेक्चर नेक्स्ट जो है वो डिलीवर किया करेंगे, या अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप बताएं। बहरहाल आपकी राय जो है वो बहुत इसमें ज़रूरी है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। खुदा हाफिज़।